सबसे पहले बताइए, आज सुबह का शॉर्ट्स किस किसने देखा है? जो भी देख कर आए हैं तुरंत कमेंट करें, सीन सर। और जो लोग सच में परीक्षा को लेकर सीरियस है, उन्हें तो ये मिस करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर टीआरई 4 निकालना है तो कांग्रेस के ये अधिवेशन पक्का याद कर लो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इतिहास अक्सर तारीखों और नामों का एक उबाऊ जाल लगता है ना। लगता तो है, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतरीन नोट्स, वो दिखाते हैं कि 1885 से 1942 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सिर्फ सालाना बैठकें नहीं थीं। वो एक तरह के वॉर रूम थे, जहां आधुनिक भारत और उसकी आजादी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। आज की इस गहन चर्चा का मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे कुछ गिने चुने लोगों की एक याचिका समिति एक ऐसे जन आंदोलन में बदल गई जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। जो लोग टीआरई 4 या ऐसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की गहराई से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा कालखंड एक डायरेक्ट क्वेश्चन जोन है। तो आज हम सिर्फ तथ्य नहीं खंगालेंगे। हम उन तथ्यों के पीछे की उस आग और रणनीति को भी समझेंगे जिसने इतिहास की धारा बदल दी। और इसके लिए पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कैसे एक छोटे से समूह से शुरू होकर ये पूरा अभियान एक विशाल और अजय जन आंदोलन में तब्दील हो गया। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। हर एक अधिवेशन ने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार एक नई ईंट रखी। इतिहास के इन पन्नों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम खुद को उस दौर में रखकर सोचें। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 1885 के मुंबई अधिवेशन में, जहां से ये सब शुरू हुआ। कांग्रेस की स्थापना होती है और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग बिल्कुल नहीं थी। हाँ, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की कोई बात ही नहीं हुई थी वहाँ। मतलब उन्होंने सिर्फ प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 1885 में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। पहले ही दिन सीधे आजादी मांगना अव्यावहारिक था। एक तरह से पूरे संगठन को जन्म से पहले ही कुचल दिए जाने का डर था। सही कहा। इसलिए उन्होंने व्यवस्था के भीतर एक छोटी सी जगह बनाकर बदलाव लाने की कूटनीतिक रणनीति अपनाई। यह आजादी की मांग नहीं, बल्कि एक सुरक्षित राजनीतिक मंच तैयार करने की शुरुआत थे। ये यथार्थवाद वाकई कमाल का था। लेकिन समय के साथ चेतना का विकास होता है। 1885 से छलांग लगाकर हम सीधे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध दादाभाई नौरोजी ने की थी। जी, और ये वो समय था जब मंच से पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वराज की मांग की गई। और सिर्फ स्वराज नहीं, स्वदेशी को अपनाने और विदेशी माल का बहिष्कार करने का भी पुरजोर समर्थन हुआ। 1885 की याचिकाओं से लेकर 1906 के बहिष्कार तक ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये वैचारिक छलांग कोई छोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, सिर्फ 2 दशकों के भीतर प्रशासन में थोड़ी सी जगह दे दीजिए से लेकर हमें अपना राज चाहिए तक का सफर। ये दिखाता है कि अधिकारों के प्रति जागरूकता कितनी तेजी से बढ़ रही थी। बिल्कुल। और बहिष्कार केवल एक आर्थिक नीति नहीं थी, ये एक गुलाम देश का मनोवैज्ञानिक हथियार था। ये बताने का तरीका था कि हम आपके उत्पादों पर निर्भर नहीं हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय चेतना उफान पर थी, वहीं इस बात को लेकर एक बड़ा वैचारिक टकराव भी जन्म ले रहा था कि आजादी हासिल कैसे की जाए। और यही टकराव हमें 1907 के ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन की तरफ ले जाता है। परीक्षाओं के लिहाज से सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन एक बहुत बड़ा अध्याय है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथी और गरमपंथी दलों में बंट गई थी। ये विभाजन किसी भी बड़े संगठन के विकास का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा होता है। जब लक्ष्य एक हो, यानी देश की आजादी, लेकिन तरीके अलग हों, तो मतभेद होना लाजमी है। नरम दल का मानना था कि बातचीत और क्रमिक सुधार ही सुरक्षित रास्ता है। और वहीं गरम दल का स्पष्ट मानना था कि बिना स्वदेशी बहिष्कार और सड़कों पर जन आंदोलन किए कोई आजादी नहीं मिलने वाली। दोनों का अंतिम उद्देश्य देशहित ही था। बिल्कुल, लक्ष्य एक ही था, लेकिन अलग होने से ब्रिटिश सरकार को फूट डालो और राज करो का सुनहरा मौका मिल गया। इस दरार को भरने में करीब 1 दशक लग गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन तक। सही कहा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे।
यहाँ न केवल नरम दल और गरम दल का शानदार पुनर्मिलन हुआ, बल्कि ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट भी हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, जी, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत नींव रखी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये संयुक्त संघर्ष का निर्णय सच में गेम चेंजर साबित हुआ। अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत समुदायों को लड़ाकर रखना थी। और लखनऊ समझौते ने सीधे उसी नीति पर प्रहार किया। इसी एकता का एक और शक्तिशाली प्रमाण 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में मिलता है, जहां एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था। जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। एक ब्रिटिश मूल की महिला का नेतृत्व करना दिखाता है कि ये लड़ाई नस्ल के खिलाफ नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ थी। एनी बेसेंट का चुना जाना ये साबित करता था कि कांग्रेस उन सभी आवाजों का सम्मान कर रही थी जो भारत के स्वर शासन के पक्ष में खड़ी थी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इसका जवाब बर्बरता से दिया और इसी ने जन्म दिया 1919 के अमृतसर अधिवेशन को। पूरा देश गहरे शोक और आक्रोश में था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी वहां, और रॉलेट एक्ट का भारी विरोध। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला तानाशाही कानून। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे एक त्रासदी पूरे राष्ट्र का मनोविज्ञान बदल देती है। इस घटना ने उदारवादियों के मन से भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता का भ्रम तोड़ दिया। और इसी सामूहिक आक्रोश ने 1920 के नागपुर अधिवेशन की पुख्ता जमीन तैयार की। यहाँ ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन को अंतिम स्वीकृति मिली। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है संगठन का पुनर्गठन। यहीं पर भाषाई आधार पर कांग्रेस समितियों का निर्माण किया गया, जिसने कांग्रेस को वास्तव में एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। बिल्कुल। पहले कांग्रेस अंग्रेजी पढ़े लिखे वकीलों और शहरी सम्भ्रांत वर्ग तक सीमित थी, लेकिन भाषाई समितियों के बनने से संदेश स्थानीय बोलियों में गांव तक पहुंचने लगा। अब आम इंसान अपनी भाषा में स्वराज का मतलब समझ सकता था। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और जब जन आंदोलन की बात हो रही है तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन का जिक्र आना स्वाभाविक है। TRE 4 की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतिहास का ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता और विशेष रूप से चरखा तथा स्वदेशी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। गांधी जी का अध्यक्ष बनना एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक संदेश था। उनके लिए चरखा केवल एक यंत्र नहीं था, ये आत्मनिर्भरता और आर्थिक आजादी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1924 के रचनात्मक कार्यों के बाद हम पहुंचते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता युवा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जी, रावी नदी के तट पर। यहीं पर पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया और ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 1906 के स्वराज और 1929 के पूर्ण स्वराज में वैचारिक अंतर समझना बहुत जरूरी है। 1929 का मतलब एकदम स्पष्ट और समझौताहीन था, पूर्ण स्वतंत्रता। ये पूरे देश के लिए एक मनोवैज्ञानिक आज़ादी की घोषणा थी और उस आज़ाद भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसका पहला स्पष्ट ड्राफ्ट 1931 के कराची अधिवेशन में देखने को मिलता है, जहां आम नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया और राष्ट्रीय आर्थिक नीति की रूपरेखा तैयार की गई। एक गुलाम देश में ऐसे प्रगतिशील अधिकार मांगना बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इसे आप स्वतंत्र भारत के आधुनिक संविधान का पहला ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। यह सुनिश्चित करता था कि आजाद भारत अपने हर नागरिक को समानता और सम्मान से जीने का अधिकार देगा। भविष्य की योजना की बात करें तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन भी बहुत अहम है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यहाँ राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, जो कि आधुनिक और औद्योगिक भारत के निर्माण के लिए एक बहुत जरूरी कदम था। लेकिन इसी नेतृत्व के बीच आगे चलकर कुछ गहरी असहमतियां भी पैदा हुईं। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, जिसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी समर्थकों के बीच रणनीति को लेकर एक खुला वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आया था और अंततः सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। इसे पूर्ण निष्पक्षता के साथ समझना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस त्वरित कार्यवाही चाहते थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज संकट में थे, और गांधी जी अपने अहिंसक और क्रमिक आंदोलन के सिद्धांतों पर दृढ़ थे। ये दो महान देशभक्तों के बीच सही या गलत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि रणनीतियों का वस्तुनिष्ठ टकराव था। बिल्कुल, दोनों ही देश के सच्चे सिपाही थे। और अंततः हम उस ऐतिहासिक अधिवेशन पर पहुंचते हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी।
1942 का बंबई अधिवेशन ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। और ऐतिहासिक नारा करो या मरो। ये नारा उस समय के भारत के उबलते हुए गुस्से का सबसे सटीक चित्रण था। यह स्पष्ट संकेत था कि अब किसी समझौते का समय समाप्त हो चुका है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइमलाइन एक मास्टर की है। 1885 में स्थापना, 1906 और 1907 में स्वराज और फिर फूट, 1916 में पुनर्मिलन और लखनऊ पैक्ट, 1920 में असहयोग और 1924 में महात्मा गांधी, 1929 में पूर्ण स्वराज, 1931 में मौलिक अधिकार और अंत में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1906, 1907, 1916, 1920, 1929, 1931 और 1942 ये TRE-4 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे ही कंसाइज रिवीजन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें और रोज सुबह का शॉर्ट्स मिस मत करें। चयन उन्हीं का होता है जो रोज रिवीजन करते हैं। इस पूरी यात्रा के निष्कर्ष पर गौर करें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। सोचने वाली बात यह है कि उस दौर में बिना किसी इंटरनेट या सोशल मीडिया के नेताओं ने करोड़ों लोगों को दशकों तक एक ही लक्ष्य के लिए कैसे एकजुट रखा। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के युग में जहां कोई भी ट्रेंड कुछ ही हफ्तों में चमक खो देता है, उस समय के विजन में ऐसी कौन सी ताकत थी जो पीढ़ियों को एक सूत्र में बांधे रख सकी? शायद एक सच्चा और निस्वार्थ उद्देश्य ही लोगों को लंबे समय तक जोड़े रखता है। ये विचार सच में बहुत गहरा है और आज के समय को देखते हुए बहुत प्रासंगिक भी। ये डीप डाइव हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास केवल पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं है, बल्कि आज की चुनौतियों को समझने का भी बेहतरीन चश्मा है। ज्ञान की ऐसी ही शानदार चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।